वेलकम टू एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ दिसंबर 3, 3 दिसंबर है आज, और कवर करेंगे हम आज का करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो एमएसपी फार्मर प्रोटेस्ट और एग्रीकल्चर बिल्स एक्ट्स जो है उसके ऊपर मैंने आज डाला है। आप उसको ज़रूर देखिए और उससे आपको एमएसपी, एग्रीकल्चरल एक्ट और जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसके बारे में मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा। आज ही वीडियो डाला है, सो आपके जो भी डाउट्स होंगे एमएसपी से रिलेटेड दैट विल गेट क्लियर। ओके, तो स्टार्ट विद आज की क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है जो फाइज़र कंपनी है ब्रिटेन में, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन, इस कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के लिए इसको गो अहेड मिल गया है, यानी कि अप्रूवल इसको मिल गया है। जो ब्रिटिश सरकार है, यूके की ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटेन की, उन्होंने फाइज़र कंपनी को अप्रूवल दे दिया है कोविड वैक्सीन जो है उसको यूज़ करने के लिए ब्रिटेन में, लंदन में और पूरे ब्रिटेन में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और इसके बारे में हम लोग लगातार जो लास्ट 1 वीक से हम इसको कवर कर रहे थे कि फाइज़र कंपनी है बायोएनटेक के साथ में, ये इस वैक्सीन पे काम कर रही है और 95% एफिशिएंसी है इसकी। सो हमने इसको बात किया है और जल्दी ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम इट विल स्टार्ट इनटू द ब्रिटेन। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग कोरोना, एंड वी कैन होप वेरी सून हम जल्दी भारत में भी वैक्सीन प्रोग्राम देखेंगे। सो उसके बारे में हमने काफ़ी बात किया है, और हमारी भी जो स्पुतनिक 5 जो कंपनी है रशिया की जो वैक्सीन है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, और होपफुली भारत में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जनवरी से शुरू हो जाएगा। नाउ दिस इज़ वन थिंग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, तो एनजीटी ने पूरे एनसीआर एरिया में क्रैकर्स यानी कि जो फायर वर्क्स है उनको बैन कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लिखेंगे कमेंट में कि एनजीटी क्या है और कब इसका गठन हुआ था। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज कि एनजीटी क्या है और कब इसका गठन हुआ था। और बेसिकली ये ऑल दिस इस तरीके के जो अपडेट्स होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के ऊपर ये एनजीटी जो है उसमें केसेस जाते हैं, एंड देन एनजीटी टेक्स डिसीजन। सो अभी एक डिसीजन लिया है कि पूरे एनसीआर रीजन में क्रैकर्स बैन किए हैं, बट नाउ यू हैव टू टेल मी इनटू कमेंट्स व्हाट इज़ एनजीटी और कब इसका गठन हुआ था। नाउ वी कम टू आवर एडिटोरियल आर्टिकल एनालिसिस। सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे ये सब आर्टिकल्स हैं आज के, वेरी नॉलेजेबल। सो ध्यान से इसको समझिए और सुनिए। सो पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल जो है इट्स रिलेटेड टू कास्ट सर्वे, कास्ट वाइज सर्वे करने के ऊपर है, कास्ट सेंसस जिसे बोलते हैं। सो आपको मालूम है कि हर 10 साल में सेंसस किया जाता है, जिसमें कि मतगणना जिसे बोलते हैं, मतगणना आई मीन जनसंख्या गणना जिसे कहते हैं, वो कहते हैं। जैसे जिस तरीके से मतगणना होता है, मतों की गणना, उस तरह जनसंख्या गणना होता है, और कास्ट सेंसस जिसे बोलते हैं। सो ये हुआ है कि तमिलनाडु में इलेक्शंस आने वाले हैं, विधानसभा इलेक्शन है, तो वहाँ की एक पर्टिकुलर पार्टी है पीएमके, उन्होंने कहा है कि 20% रिजर्वेशन, एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन वो मिलना चाहिए, वनियार कम्युनिटी है उनको मिलना चाहिए एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में। तो यहाँ से ये पूरा इशू शुरू हुआ है, अभी जो फ़िलहाल शुरू हुआ है। नाउ राइटर का ये कहना है कि तमिलनाडु में 69% टोटल रिजर्वेशन पहुँच चुका है, एंड ऐसे टाइम पे जो इस एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए 20% रिजर्वेशन मांगा जा रहा है। हुआ ये कि पास्ट में भी एजिटेशन हुए थे 1987-88 में, और उसके बाद जो बैकवर्ड क्लासेस थे, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एमबीसी जिन्हें बोलते हैं, उनको 20% रिजर्वेशन दे दिया गया था। नाउ अब जो वनियार कम्युनिटी है, व्हाट दे आर सेइंग कि इस 20% रिजर्वेशन में 100 से भी ज़्यादा अलग अलग जातियाँ यानी कि कास्ट आ गई हैं, जिससे कि उनका जो रिजर्वेशन है परसेंटेज है वो कम हो गया है। तो ये चाहते हैं कि 20% सिर्फ वनियार कम्युनिटी को दे दिया जाए। सो ये इनकी डिमांड है, और अभी तक स्पेसिफिकली कास्ट वाइज सेंसस नहीं हुआ है, डेटा जो है वो इकट्ठा नहीं किया गया है, एक्सेप्ट फॉर SC ST जो OBCs वगैरह है, इनका एग्जैक्ट डेटा इकट्ठा नहीं किया गया है।
2011 में सोशियो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट किया गया था, 2011 का जो सेंसस था उसमें, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया गया बाय गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, इलेक्ट्रल जो सेंसिटिविटी था उसके कारण। नाउ अब इशू ये है कि ये जो सेंसस होगा इसमें ये देखा जाएगा कि कौन से कास्ट है, कौन से कास्ट की कितनी टोटल डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या उनके प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के अगर आंकड़े निकाले जाए तो उस आंकड़ों से कास्ट वाइज कितने वेल टू डू हैं वो मालूम चलेगा। इसका एक डाउन साइड ये भी है कि कई इसमें ऐसे भी लोग होंगे, मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे कि जो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट में होंगे, लेकिन वो वेल टू डू नहीं होंगे। मतलब उनकी स्थिति हो सकता है, कई ऐसे अपर कास्ट होंगे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कि जिनकी स्थिति इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिक रूप में काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस कास्ट में इस सेंसस में ये भी डेटा निकल के आएगा, क्योंकि जो पिछले इतने सालों से रिजर्वेशन है तो बाकी कई कम्युनिटीज़ है उनमें कुछ लोगों ने ग्रो भी किया है। और एक क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ओबीसी में भी अलग अलग डेटा निकल के आएगा कि हो सकता है कि ओबीसी में अगर 100 कास्ट है तो हो सकता है कि कुछ 5 जो कास्ट हैं उन्होंने रिजर्वेशन का मैक्सिमम लाभ लिया हो और उनकी कंडीशन इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग हो गई हो, और बाकी 90 या 95 जातियां हैं जो ओबीसी में आ रही हों उनको रिजर्वेशन का उतना लाभ ना मिला हो। और उसी तरीके से एससी और एसटी में, क्योंकि एससी और एसटी में भी बहुत सारी जातियां या ट्राइब्स होते हैं, तो हो सकता है कि एससी में कुछ जातियों को लाभ मिला और एससी की बाकी जातियाँ रह गई, और उस तरीके से एसटी की कई जातियाँ। तो ये अगर ये डेटा अगर ये डेटा निकलेगा तो इस डेटा में ये सब चीज़ें भी निकल के आएंगी। सो इसीलिए जो सरकार है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न इन सब डेटा को एक्सपोज अभी तक नहीं किया है, और अभी तक बचते चले आ रहे हैं इस तरीके के कास्ट सेंसस को कंप्लीटली करने या दिखाने के लिए। सो बेसिकली राइटर का ये व्यू है, बेसिकली राइटर का ये है कि अगर इस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है तो इसको पूरी सही ढंग से इसको यूटिलाइज़ किया जाए कि जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कमज़ोर रह गए हैं, चाहे जनरल में रह गए हों, चाहे एससी एसटी ओबीसी के अंदर ऐसी जाति है जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, तो उनके उत्थान के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, बट मिसयूज़ ना हो। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग द कास्ट सेंसस। तो दोनों ही पहलू है, मैंने आपको समझा दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में हमने कल देखा था कि किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। जीएसटी कलेक्शन है उसमें ग्रोथ हुआ है, तो इस ग्रोथ का क्या क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में ये आर्टिकल है। सो राइटर इज सेइंग कि सिर्फ ये देखना कि इस तिमाही में सिर्फ 7.5 कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या फिर जीएसटी जो रिवेन्यू है वो बढ़ गया, या पीएमआई इंडेक्स है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, जो इसके बारे में मैंने कल क्वेश्चन ही पूछा था, वो उसमें अगर इंक्रीमेंट हो गया, उसी को देखने की ज़रूरत नहीं है और बाकी भी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सो ये बेसिकली राइटर का कहना है। और फिर ये कह रहे हैं कि अभी भी इकोनॉमी में उतना सुधार नहीं हुआ है। ये डेटा सारा मैंने आपको बताया था, आप ये देख सकते हैं, ये पिछले 3-4 दिनों में हमने सारा डिस्कस किया है। सो राइटर बेसिकली यही बता रहे हैं कि जीएसटी के इस डेटा से सिर्फ रिलाय नहीं करना है, और इकोनॉमी को अगर सुधार होना है तो अभी भी और काम करने की आवश्यकता है। नाउ ये आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है एंड सेम लाइन पे है। ये भी यही बात करते हैं कि किस तरीके से हमें ये नहीं देख सकते हम इसको। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। ओके, ये इकोनॉमी में इसमें बात करते हैं सेम डेटा का इसमें यूज़ किया गया कि 7.5% की सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ 7.5% इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है एज़ कम्पेयर टू 24% जो फर्स्ट क्वार्टर में हुई। तो ये जो राइटर हैं अलग अलग पॉइंट्स ये बताते हैं, अलग अलग पॉइंट्स इनके क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। फिर ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है, वो ग्रोथ दिख रहा है अराउंड, जो ग्रोथ रिबाउंड है वो नेगेटिव था 40% फर्स्ट क्वार्टर में, वो पॉजिटिव 0.6% हो गया है। उसी तरीके से जो आईआईपी नंबर्स हैं उसमें थोड़ी सी सुधार हुआ है, एंड देन देयर अदर नंबर, जीडीपी के नंबर्स है, आईआईपी के नंबर्स हैं। सो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग, ये कह रहे हैं
कि जो ये आप ये ग्रोथ देख रहे हैं इकोनॉमी में, तो उसको मिसगाइड नहीं होना है। व्हाट राइटर इज सेइंग, ही इज सेइंग कि डिमांड अभी जो है वो स्टिल वीक है, मतलब जो अभी डिमांड है वो कमज़ोर है। और साथ ही साथ और इन्होंने पॉइंट्स ये दिए हैं कि जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, 8 कोर सेक्टर्स में कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एटसेट्रा, इसमें जो ग्रोथ है ये अभी स्टिल कम दिख रही है। उसके बाद देन इट्स टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, मतलब आज की डेट में हम पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इंक्रीज़ हुआ है, सरप्लस है। तो राइटर का ये कहना है कि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस ये दिखाता है कि इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है और इंपोर्ट जितना होना चाहिए उसके कम है, इसीलिए पेमेंट सरप्लस जो है वो बना हुआ है। सो इससे ग्रोथ कम दिखती है। दूसरा ये बात करते हैं कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा है। ये मालूम हुआ कि ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और स्टॉक मार्केट भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि कोई अगर इफ़ समवन इज सेइंग कि इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी हाई है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी हाई है तो इसलिए इकोनॉमिक अच्छा वर्क कर रही है, तो वो भी एक मिथ है। और उसको ये इसलिए कह रहे हैं मिथ क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग से ये फॉरेन रिजर्व नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है उसकी वजह से जो फॉरेन रिजर्व है यानी कि बाहर का पैसा जो है वो भारत में आया है, नहीं, ये तो स्टॉक मार्केट्स में एक तरीके से पैसा लगा है या शॉर्ट डेप्थ में पैसा लगा है, वो पैसा है। और स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है क्योंकि जो शॉर्ट टर्म जो सेंटीमेंट है उसके ऊपर है, और ये सभी हॉट मनी हैं। ये हॉट मनी हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट से कभी भी निकल सकता है, परसेप्शन की बात है बस ये। तो ये राइटर ने कहा है। तो मतलब राइटर ने दोनों ही पॉइंट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा है इसलिए ये इकोनॉमी अच्छी हो गई, ये भी मत मानो, और फॉरेन रिजर्व और स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई है इसलिए आप इसको मानो, वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों चीज़ कही है। नाउ माय क्वेश्चन इज़, इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है हॉट मनी। सो ये हॉट मनी जो है ये कई बार पूछा भी गया है। रफली मैंने आपको बता भी दिया व्हाट इज़ हॉट मनी, बट आप इसको एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स में आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा व्हाट इज़ हॉट मनी, आप इस कमेंट्स में लिखिए। सेम आप बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आप लिखेंगे। रफली मैंने आपको बताया, बट यू राइट इन टेक्निकल टर्म्स व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आपको मालूम होगा, लेकिन नहीं, अगर आप तब भी टेक्निकल टर्म जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का वो आप लिखिए, किस तरीके से कैलकुलेट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कितना है अभी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब टेक्निकल टर्म से ये आते हैं। तो आप अगर इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप देख के कहीं से भी आप इसको लिखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड हॉट मनी, ये क्या होता है आप इसको ज़रूर लिखिए। ओके, नाउ ये हमने कवर किया। उसके बाद सो ये सबको मिला के इन ऑन बेसिस ऑफ ऑल दिस द राइटर इज़ ट्राइंग टू से, जो इसके राइटर हैं इस आर्टिकल के, ही इज़ बेसिकली सेइंग कि अभी भी एक्जुबरेंस रखने की आवश्यकता नहीं है एंड देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क विच नीड्स टू बी डन। अगर भारत की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करना है तो बहुत सारे काम अभी करने की आवश्यकता है, और ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ों को देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। नाउ इट्स रिगार्डिंग दिस आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन। ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, चाइना से रिलेटेड है। सो चाइना से रिलेटेड है, इसको समराइज़ में कर देता हूँ, सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप जानिए वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी, तो इसको आप जानिए, मैंने ये हाईलाइट किया। तो ये क्या है, ये वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी में बेसिकली ये है, ये उस तरीके की डिप्लोमेसी है जिसमें एकला चलो रे या अकेले चलो, उस पे ये काम करता है, और उस पे काम करता है ये। और वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी से ये काम करता है, और चाइना इसमें बिलीव करता है कि चाइना के नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखते हुए चाइना नेशनलिज्म अपनी नेशनलिज्म के बेसिस पे अपनी डिप्लोमेसी चलाता है। मतलब चाइना इज़ द बेस्ट, यही लोगों को बताता है और उसके बेसिस पे चाइना वर्क्स। सो ये डिप्लोमेसी उस पे चलती है। सो कौन कौन से और मेजर्स उठाती है चाइना के और मेजर्स हैं कि चाइना ने एक थ्रेट परसेप्शन बनाया है, मतलब बेसिकली एक बेसिस बनाया है, ये शो किया है कि चाइना हैज़ बीन द विक्टिम, चाइना को हरदम परेशान किया गया है। सो उन्होंने अपने लोगों के दिमाग में ये डाला है, तो उससे एक थ्रेट परसेप्शन बनाया, और उस थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से लोगों की जो मेंटलिटी है उसको रेडी किया, जो चाइनीज़ लोग हैं, ताकि उनमें नेशनलिज्म की भावना बढ़े। सेकेंड एजेंडा था इनका इंडोक्ट्रिनेशन का,
मतलब जितने भी लोग हैं, पब्लिक भी हैं और चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनमें इंडोक्ट्रिनेशन की भावना, मतलब उनके जो लीडर्स हैं उनके प्रति आस्था हो और उनके प्रति बिल्कुल समर्पित हो, उस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए गए, प्रॉपरली जो है साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स भी चलाए गए, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट इंडोक्ट्रिनेशन की पॉलिसी लागू की गई। और पर्सनैलिटी कल्ट, मतलब जो मेन लीडर है उसको काफ़ी हाई पर्सनैलिटी में दिखाओ, एक कल्ट के रूप में उसका इस्तेमाल करो। फॉर एग्जांपल चाहे माओ जेडांग रहे हो, चाहे जी जिनपिंग हो, इन सब को ऐसे दिखाओ कि दे आर अबव एवरीवन। सो इस तरीके से ये 3-4 जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे काम किया है चाइना ने बेसिकली। और चाइना अपने लीडर्स को पोर्ट्रे करके इस तरीके का एक थ्रेट परसेप्शन बना के, नेशनलिज्म का कोर्स चला के, इंडोक्ट्रिनेशन की फिलॉसफी फॉलो करके जो है अपनी डिप्लोमेसी चलाता है। और वुल्फ वैरियर जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक तरीके से एक अकेला बेसिकली चलते हुए और नेशनलिज्म का सहारा लेते हुए स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और जिसमें चाइना को मोस्ट पावरफुल और सिंगल मोस्ट पावर दिखाना, और ये दिखाना कि चारों तरफ से खतरा है चाइना को और चाइना के लोगों को राइज करना है उस खतरे के लिए। सो बेसिकली इस तरीके का थ्रेट दिखा के वो डिप्लोमेसी करते हैं। सो दिस हैज़ बीन द डिप्लोमेसी ऑफ चाइना अभी कुछ काफ़ी टाइम से ऐसी ही डिप्लोमेसी है इनकी। इसीलिए हम देख रहे होंगे कि अमेरिका से भी कोई भी अगर टसल हो तो चाइना जो है अपने आप को जो रिप्रेजेंट करने में या एक्सप्रेस करने में पीछे नहीं होता है। एंड काउंटर अटैक ऑल्सो चाइना इज़ डूइंग। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप। नाउ दिस आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग द पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिकली पॉलिटी। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हाफ ऑफ द आर्टिकल है ये जीएसटी के जर्नी के बारे में, कि किस तरीके से जब जीएसटी जब लागू हो रहा था तो किस तरीके से कंसल्टेशन किया गया, कमिटीज़ बनाई गई, फिर किस तरीके से पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुआ, और 8-10 साल का टाइम लगा पूरे डिबेट में, पूरे कमिटीज़ में कंसल्ट करने में, और उसके बाद जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि 2/3 पहले पार्लियामेंट में बहुमत लगता है और उसके बाद ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्टेट्स को रेटिफाई करना होता है, स्टेट असेंबलीज़ को। तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, और जितने भी स्टेट्स थे, चाहे अपोजिशन के हो चाहे उस समय की गवर्नमेंट के हो, उन सबको साथ में लिया गया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और डिस्कशंस के बाद जाके ये बिल बने। ओके, नाउ अभी क्या है, नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस द राइटर इज सेइंग कि अभी जो ये फार्मर बिल है इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि ये ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया। ये ऑर्डिनेंस पहले पास किया गया और उसके बाद इसको पार्लियामेंट जब शुरू हुआ तो पार्लियामेंट शुरू होने के बाद किसी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया, किसी कंसल्टेटिव कमेटी में नहीं भेजा गया, लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाने के बाद भी वोट डिवाइड की बात कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ, और वोट डिवाइड करने के बाद किए बिना वॉइस वोट से इस बिल को पास करा के इसको एक्ट बना दिया गया। सो इसीलिए इसका इतना विरोध हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में कहीं भी डिस्कशन नहीं हुआ, किसी कमेटी में इसको डिस्कशन नहीं किया गया। सो राइटर बेसिकली इसका यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक जीएसटी को लागू करने के लिए जिसमें कई राज्यों तक इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसी तरीके से एग्रीकल्चरल बिल में कई राज्यों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसको बिना डिस्कशन पास कर दिया गया। इसीलिए धरना प्रदर्शन और विरोध इसका हम देख रहे हैं। सो बेसिकली राइटर इज सेइंग कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो मैकेनिज़्म बनाए गए हैं अलग अलग, उनको यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कमिटीज़ हो, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हो, उनको स्टैंडिंग कमिटीज़ हो, उनको यूज़ करना चाहिए, सो दैट ये बिल्स कैन बी प्रॉपरली डिस्कस्ड। ना आप ये बताइए कि जो पार्लियामेंट में कौन कौन से डिफरेंट मैकेनिज़्म है, मैंने बताया भी, लेकिन आप थोड़ा सा किताब देख के बताइएगा कौन कौन से अलग अलग मैकेनिज़्म है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बिल है, कोई भी अगर बिल प्रपोज किया जा रहा है, तो कौन कौन से मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू उस पर डिस्कशंस हो सकते हैं, कमिटीज़ एक्सेट्रा, और वो हैं तो कितनी सारी हैं, कमिटीज़ वगैरह हैं तो किस टाइप की कमिटीज़ हैं, कौन कौन सी है, ये आप लिखिएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अभी आप देख लेंगे इस पूरे मैकेनिज़्म को, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जनरल स्टडी का भी और पॉलिटी का भी। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। ओके, नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस, दिस इज़ रिगार्डिंग बैक्टीरिया एंड ऑल, हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली ये कहा है कि जो बीमारियां हैं
वो बीमारियों के जो कारक है, जो माइक्रोब्स हैं, वो दवाइयों से रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, उनमें दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस होते जा रहा है, उनको दवाइयों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। और वन सर्वे के अकॉर्डिंग 35% ऐसी लोग हैं, 35% ऐसी बीमारियां हैं जिनके बैक्टीरिया, वायरस, उनको अब उन दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए काफ़ी हम डेथ भी देख रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक रीज़न ये है कि आए दिन जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जो मतलब दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उसके चलते ये रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है ये माइक्रोब्स में। और एक डेटा दिया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, डेटा दिया है कि ये एक इशू है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने ये आइडेंटिफाई किया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये एमर्जिंग इशू में लिया है, 1 ऑफ द 6 एमर्जिंग इशू है। 2017 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो रेजिस्टेंस होते जा रहा है माइक्रोब्स में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ UNEP। UNEP का एक तो मैंने बताया कि क्या काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यू राइट इन द कमेंट व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ UNEP, क्या काम करते हैं UNEP एंड क्या उनका एजेंडा है। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड इसके लिए WHO, यूनाइटेड नेशन को काम करना पड़ेगा मिलके, जिस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं। सो एक इसका ये हो सकता है कि नए जो ड्रग्स हैं या नई दवाइयाँ जो है उनकी खोज की जाए, जो चेंज जेनेटिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको मैप करते हुए। ओके, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ये एक छोटा सा है आर्टिकल, दिस इज रिगार्डिंग सम इन्फोसिस प्राइज़। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन है, वो इन्फोसिस प्राइज़ देता है, अलग अलग कैटेगरीज में देता है। सो दैट ऑलरेडी आई हैव हाईलाइटेड। सो मे बी कहीं और UPSC तो नहीं, लेकिन कहीं और पे भी किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये पूछ सकते हैं। तो दैट आई हैव हाईलाइटेड। नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ या बाकी जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में पढ़ाने का प्रपोजल जो है वो दैट्स ऑन रिकॉर्ड। और मतलब अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कर रहे हैं तो तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, तो इन भाषाओं में आप कर सकते हैं, ऐसा प्रपोजल है विच जो एजुकेशन मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने पुटअप किया गया है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। सो दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड। ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरपोल ने ये कहा है कि वैक्सीन फ्रॉड्स हो सकते हैं, मतलब जो 194 इसके मेंबर इंटरपोल के। सो उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल पुलिस होता है इंटरपोल का, तो उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जो वैक्सीन्स बन रहे हैं तो इसमें फ्रॉड की भी संभावनाएं हैं, और फ्रॉड वैक्सीन्स जो है डार्क नेट या एक्सेट्रा में इसको बिटकॉइंस का इस्तेमाल करके इसको बेचने की भी प्लानिंग है। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ इंटरपोल। इंटरपोल क्या है बेसिकली? मैंने आपको बताया इट्स इंटरनेशनल पुलिस, 194 मेंबर है। बट इंटरपोल कब इसका गठन किया हुआ था और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, क्या इसका मेन पर्पस है, दैट यू राइट इनटू द कमेंट इंटरपोल के बारे में। So that's regarding the Interpol. Rest is regarding economics. Economics में we have already covered very important part in editorial, GST वगैरह के बारे में। So that's all for today current affairs analysis. Questions जो भी मैंने पूछे हैं आप वो लिखिएगा कमेंट्स में। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप उसको टाइमली अगर पढ़ते जाए, जैसे ही आपने उसको देखा, सो इफ़ यू जस्ट गो एंड कवर इट, तो आपको जो है वो आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सेम डे में एक्स्ट्रा 15 मिनट आप उसको ढूंढ लेंगे उस आंसर को, तो सेम डे आपके जो नॉलेज है वो 360 डिग्री आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।